वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्ज़ाम लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 30/12/2020 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में 30/12/2020 के शिफ्ट 2 के मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो है आपका यहाँ पर पीला में जो भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है वो जो है सारे शिफ्टों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 60,065 से घटाने पर संख्या जो है क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को चेक करने का जो है दो तरीका होता है, जो कि सबसे बेहतर तरीका होता है चेक करने का किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो है जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जो भी संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगी उसका यूनिट डिजिट ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 7 होगा और ना ही 8 होगा। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसकी इकाई अंक ना तो 2 होगी, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8 होगी। एक तो हो जाता आपका ये तरीका, ये आपका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये इकाई अंक नहीं होना चाहिए। फिर जो है हम लोग फिर जो है दूसरा तरीका, ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका हो जाता है चेक करने का कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग है उसका डिजिटल रूट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, फिर आपका जो है 7 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसका जो है डिजिटल रूट 1 है या 4 है या 7 है या 9 है या नहीं। अगर इन चारों में से एक है तो वो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये आपका दो तरीका होता है किसी भी संख्या का चेक करना कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन में जितने भी संख्या दी गई है घटाने पे उसे जो है क्या करेंगे, पहले ही घटाकर लिख देंगे। यानी कि 60,065 में 40 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60,025 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,025। फिर 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60,035 आ जाएगा। 20 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60,000 आपका 45 आएगा। और यहाँ पर से 35 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60,030 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक क्या आपका 2, 3 या 7, 8 या आ रहा है या नहीं। तो यहाँ तो 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0, यानी कि 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है। यानी कि इन चारों संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती है, अभी निश्चित नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या इसका डिजिटल रूट का सम 1, 4, 7 या 9 में से कोई एक अंक आ रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसका डिजिटल रूट का सम जो है यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 6, 2, 8, 5, 13। 13 का जो है यूनिट में हमें चेंज करना है, तो 13 को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर जो है अगला चेक करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 6, 3, 9, 5, 14। 14 को यूनिट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। फिर अगला यहाँ पर देखेंगे तो 6, 4, 10, 5, 15 है, 15 का यूनिट में चेंज करेंगे तो 6। फिर यहाँ पर आपका कितना है, 6, 3, 9 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि क्या हुआ, 1, 4, 7 या 9 आ रहा है या नहीं। तो 4 ये आपका हो सकता है, 5 आपका ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। ये आपका 6 भी जो है क्या होगा, नहीं होगा। ये आपका जो है यहाँ पर हम लोगों ने जो है यहाँ पर दो ऑप्शन पे यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज कर गए। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या ये जो है लगभग ये जो है पहले दो अंकों का हम लोग चेक कर सकते हैं कि पहले ये जो है दो अंकों का किसके नज़दीक स्क्वायर है। तो किसके नज़दीक स्क्वायर है, 24 के नज़दीक स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 245 का हम लोग चेक कर लेते हैं। किसका चेक कर लेते हैं, 245 का। 245 का यहाँ पर से चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5, 25, 25, 2, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 2 42, 4 आपका हो जाता है, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 4 24, 7 में 2 आपका, सॉरी 5 दूनी 10 दूनी 20,
20 20 और 16 आपका 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो हाथ में 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि कितना आपका आएगा यहाँ पर से 60,025 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है ये 2 तरीके से ही आपके आंसर आ जाते हैं, लेकिन ये आपको जो है एग्जामिनर ने यहाँ पर जो है कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर दे दिया है काफ़ी नंबर। तो यहाँ पर जो आपको चेक करना होगा थोड़ा डायरेक्ट भी करके। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी जो एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है कार्य को पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या दिया गया कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 60 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता मिलाकर 3 आ गई, बी और सी की 2 आ गए। यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर बोला गया कि ए की जो क्षमता है सी से कितनी है 2 गुना कुशल है, यानी कि ए की कार्य क्षमता अगर 2 है तो सी की कितनी है 1 यूनिट है, क्योंकि ए इससे 2 गुना कार्य कुशल है। तो अगर यहाँ पर मान लें कि ए की कार्य क्षमता 2 है तो यहाँ पर से बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, क्योंकि अगर ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, क्योंकि 3 माइनस 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, और एक एक कितना हो जाता है यहाँ पर भी 2 हो जाता है, यानी कि बी और सी मिलाकर कितना है 2 यूनिट है। तो यहाँ पर से पता चलेगा कि ए की कार्य क्षमता 2, सी की कार्य क्षमता 1, बी की कार्य क्षमता 1 है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा। तो समय बराबर जो है मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये जो आपका एलसीएम आता है वही क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है। तो इस टोटल काम को किसके द्वारा किया जाएगा बी के द्वारा, यानी कि कितने की कार्य क्षमता से 1 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा समय, तो समय आपका यहाँ पर से कितना आ गया 60 डेज, यानी कि 60 दिन आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 3560 रुपये प्रति माह है, अधिकारियों का औसत वेतन जो है 5400 रुपये प्रति माह है, और गैर अधिकारियों का जो है औसत वेतन 2600 रुपये प्रति माह है। तो बोला गया कि यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एवरेज से जो है आप काफ़ी आसानी से इसे हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है आपको एलिगेशन से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एलिगेशन से आप इसमें जो है समय की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया कि अधिकारी को ए से डिनोट करते, तो अधिकारी का जो है औसत वेतन जो है कितना है प्रति माह का, तो 5400 रुपये है, और गैर अधिकारी यानी कि नॉन अधिकारी का जो है कितना है 2600 रुपये औसत वेतन है, और ओवरऑल जो है औसत वेतन कितना है 3560 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, तो आपकी क्या निकल जाएगी अधिकारी और गैर अधिकारियों की संख्या का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का, तो 3560 में से 26 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5 4 9, यानी कि 960 बचेगा। रेशियो इधर 5400 में से 3560 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 36, आपका 14 4 18, यानी कि 1840 आएगा। अब क्या करेंगे हल करेंगे, जो कटेगा वो काट देंगे। 0 से 0 चला गया, आपका यहाँ पर से आपका 8 से कट रहा है, तो 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 12 बार में। यहाँ पर से आपका 8 दूनी 16, 8 तिया 24 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर से आपकी क्या आ गई कि अधिकारी की संख्या जो अनुपात में कितनी है 12 है, और नॉन अधिकारियों की संख्या कितनी है 23 है। तो यहाँ पर दिया गया कि अधिकारियों की संख्या कितनी है 12 है, तो यहाँ पर अनुपात में भी जो अधिकारियों की संख्या कितनी आई है 12 आई है, यानी कि जितना जो रेशियो में वैल्यू है असल में क्या है उतनी ही संख्या है अधिकारी की। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा नॉन अधिकारी की भी वही संख्या होगी जो रेशियो में, यानी कि नॉन अधिकारी की यानी कि गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है तो 23 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या दिया गया x अनुपात y का वैल्यू दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है इसका की मान क्या होगा। तो क्या करना है कुछ नहीं करना है, x और y का वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और y का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36,
अनुपात यक्स का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72 प्लस कितना हो जाएगा 9 तिया 27। हल करेंगे आपका 36 दूनी कितना हो गया 72 और 27 और 72 आपका कितना हो जाएगा इधर से 99 हो जाएगा। यहाँ पर से 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 11 नंबर 99, यानी कि आपका रेशियो में वैल्यू कितना आ जाएगा तो 8:11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी कि 2 पॉजिटिव नंबर ऑफ सम जो है कितना है 384 है और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 24 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो जब दो संख्याएं जो भी होंगे वो जो है क्या होंगे, दोनों संख्याएं उनमें पहले से ही महत्तम यानी कि एचसीएफ का उसमें गुणज होगा, यानी कि दोनों संख्या क्या होंगे, एक संख्या एचएक्स होंगे और दूसरी संख्या क्या होंगे एचवाई होंगे, यानी कि दोनों संख्याओं में एचसीएफ पहले ही गुणज होंगे उसमें। और जो एचसीएफ हटाने पर अगर उन दोनों संख्याओं से एचसीएफ का मान हटा लिया जाए तो जो दोनों संख्याएं का जो दोनों संख्याओं का नंबर बचेगी वो आपस में क्या होगी, यानी कि एक्स और वाई क्या होंगे आपस में को प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या एच एक्स प्लस एच वाई जो आपका कितना दिया गया है, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है 384। तो एच कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा एक्स प्लस वाई और एच का वैल्यू अगर कॉमन ले लेंगे तो एच का वैल्यू कितना है, यानी कि एचसीएफ कितना है 24 बराबर आपका कितना है 384। हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 24 1 8 4 आपका 8 6 14, तो 24 छक आपका कितना हो जाएगा 144। तो एक्स प्लस वाई आपका कितना हो गया 16 आ गया। तो 16 को हमें क्या करना है, इस तरीके से तोड़ना है। 16 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि आपस में दोनों संख्याएं क्या हो, यानी कि एक्स और वाई क्या हो को प्राइम फैक्टर हो, यानी कि को प्राइम नंबर हो। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 1 और 15 मान सकते हैं क्योंकि 15 1 16 होता है। एक्स को 1 वाई को 15 मान सकते हैं क्योंकि 15 1 16 ही हमें चाहिए प्रत्येक बार में एक्स प्लस वाई का वैल्यू। फिर दूसरा में 2 और 14 को नहीं मान सकते क्योंकि 2 और 14 जो है आपस में को प्राइम नहीं है। फिर क्या बोल सकते 3 और आपका 13 को मान सकते क्योंकि ये 3 और 13 आपस में को प्राइम है। 4 और 12 को नहीं मान सकते क्योंकि को प्राइम नहीं है। 5 और आपका 11 को मान सकते हैं। 6 और 10 को नहीं मान सकते, फिर 6 और 10 को नहीं मानेंगे तो 7 और 9 को मान सकते हैं। फिर इसके आगे 8 8 को नहीं मान सकते, 9 7 तो फिर ये आपका उल्टा ही चला जाएगा, यानी कि कितने पेयर बना सकते हैं ऐसे 4 पेयर बना सकते हैं, 4 युग्म ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है कार्य को 40 दिनों में और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन जो है साथ में कार्य करते हैं और बी जो है कार्य छोड़ देता है। यदि ए जो है बचा हुआ कार्य जो है 10 दिनों में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने जो है कितने दिनों के लिए जो है कार्य किया था, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए 40 दिन में कर सकता है और बी जो है 60 दिन में कर सकता है। तो 60 और 40 का एलसीएम यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 को 40 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 120 को 60 से भाग करेंगे 2 आएगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कितनी है 2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए जो है बचा हुआ काम को कितने दिनों में किया 10 दिनों में किया, यानी कि इस 10 दिन में ए ने कितना काम किया होगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो इसे 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो 3 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 काम, यानी कि जो बचा हुआ काम था वो कितना काम था 30 काम था जो कि ए ने 10 दिनों में किया था। तो ये जो है बाकी जो है जो पहले किया गया कार्य था वो कितना हो गया, तो ये बचा हुआ कार्य 30 किया गया बाद में। तो 120 - 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90, यानी कि ये जो 90 कार्य था वो किसने किया था ए और बी ने मिलकर किया था। ये जो शुरुआत का 90 कार्य था वो किसने किया था ए और बी ने मिलकर किया था। तो समय बराबर क्या बताया गया आपको टोटल वर्क बाय इफिशियंसी होता है। तो ये जो आपका शुरुआत वाले काम को किसने किया ए और बी ने मिलकर, तो ये इस 90 के काम को कितने की कार्य क्षमता से किया 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से किया, किसने ए और बी ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर से हमें पता चल जाएगा कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, क्योंकि बी ने जो है उतने दिनों तक ही काम किया बी ने जो है उतना दिन तक काम किया जितने जो है ए के साथ उसने काम किया था, यानी कि इस जो 90 को काम था वो ए और बी ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर जो दिन निकलेगा उतना ही दिन आपका क्या किसने काम किया था बी ने काम किया था। तो हल कर लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 18 डेज आ जाएगा, जो कि
बी के द्वारा इतना दिन काम किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक आदमी जो है रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से जो है वापस लौटती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि जब समान दूरी यानी कि समान दूरी जाता है और उतना ही दूरी क्या करता है, वापस आता है, यानी कि जितनी दूरी उसने गया था उतनी ही दूरी वह वापस आता है, तब जो है दोनों का चाल अलग अलग दिया हुआ है और आपसे एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल पूछे तो उसका फार्मूला होता है। फार्मूला आपका क्या हो जाता है एवरेज स्पीड का, आपको याद रखना है कि जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आएगा तभी ये फार्मूला रखेगा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई आपका क्या हो जाता है V1 प्लस V2, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू V1 आपका कितना, यानी कि पहली स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों स्पीड का योग कितना हो जाएगा, तो 75 और 50 यानी कि 125, काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 25 125, 5 से काटेंगे 50 को तो 10 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 10 या 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई आपकी, उसकी जो है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया कि x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर 194 है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि जब बैक जाया जाता है तब जो है इसे क्या करेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट तरीका क्या हो जाता है, ये जो 194 है उसमें क्या कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, क्या कर देंगे इस 194 प्लस 2 कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये होता है आपका शॉर्टकट तरीका से निकालने का। तो 194 प्लस 2 कितना हो जाएगा 196, 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, यानी कि इतना का मान कितना आ जाएगा 14। फिर उसी तरीके से क्योंकि हमें x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए तो x प्लस 1/x का वैल्यू करके फिर से क्या करेंगे 14 में यानी कि रूट करेंगे और 14 में क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। तो 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि x प्लस 1/x किसका वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आ गया आपका 4 वैल्यू आ गया। हमें क्या चाहिए इसके क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो क्यूब का जो है डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसका जो है डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, इसे हम लोग अगर कुछ समय के लिए a मान ले तो फार्मूला आपका हो जाता है या फिर ट्रिक जो भी बोलिए आप यहाँ पर हो जाता है a³ माइनस 3a होता है, क्या होता है a³ माइनस 3a होता है। जब x प्लस 1/x अगर कोई वैल्यू दिया हुआ रहे और x³ प्लस 1/x की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाता है उसका a³ माइनस 3a, यानी कि 4 का क्यूब माइनस क्या करेंगे 3a, यानी कि 3 इंटू 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चक 16 चक 64 माइनस 4 तिया 12, तो 64 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 52, यानी कि 52 आंसर आ जाएगा किसका x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को जो है 45,000 रुपये बेचने पर एक आदमी को जो है 10% की हानि हुई। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे जो है 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हानि हुआ तो सबसे पहले जो है यहाँ पर CP निकाल लेते। तो CP जो है कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है SP कितना दिया गया है, पहले बार में जो है 45,000 रुपये में बोला गया कि इसे बेचा, तो हानि कितने का हो जाता है 10% का हानि हो जाता है। तो मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100%। तो 100% के सामान को कितने में बेच दिया 10% के हानि यानी कि 90% में बेच दिया। तो 90% का वैल्यू कितना है 45,000 के बराबर है, यानी कि 90% से भाग दे दे तो क्या निकल जाएगा आपका 1% का वैल्यू निकल जाएगा। और हमें कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, बोला जा रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, यानी कि 100% के सामान को 15% के लाभ में यानी कि कितने में बेचेगा तो 115% में बेचेगा। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा न्यू SP आपका यानी कि नया विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हल कर लेते, परसेंट से परसेंट चला गया आपका, 0 से 0 चला गया, 9 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 500 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 5 5 25
2 शून्य 5 पचे 25, 2 11 पचे 55 और 2 कितना हो जाएगा 57, यानी कि 57,500 रुपये में अगर उसे बेचता है तो उसे 15% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ऑफ का हल किया जाता है तो कितना हो जाता है 3 ऑफ 8, यानी कि 8 कितना हो जाएगा 24, 25 और 24 कितना हो जाएगा 49, 49 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 45। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 45। फिर जो है हल करेंगे, नीचे जो है यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 तिया यहाँ गुना करेंगे, ऑफ का हल किया जाता है ब्रैकेट के बाद, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 27 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 27 में से 12 जाएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा 15, कितना बचेगा 15। 45 को 15 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे इतने का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब भी जो है इस तरीके से रहे कि साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, यानी कि साइन पर पावर कुछ भी रह जाए, कुछ भी नहीं मतलब कि इवेन में रहे, पावर क्या रहे इवेन में रहे, तो इसका मान जो है हमेशा क्या आ जाता है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है, यानी कि पावर जब भी आपका इवेन यानी कि सम संख्याएं यहाँ पर पावर रहे साइन और कॉस पे, तब ये पूरे अंदर का मान जो है कितना आता है 1 आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू 1 करेंगे क्योंकि अंदर का वैल्यू 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 तो 2, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा -1 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब इस तरीके से रहे और पावर हमेशा इवेन में रहे, पावर इवेन में रहे, तब आपका जो है क्या आ जाता है ये आपका एक वैल्यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 880 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पहली दूसरी तीसरी। यहाँ पर बोला गया कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी, यानी कि पहली जो है दूसरी से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी, यानी कि इसे अगर 6 मान ले तो इसे 3 मान लेंगे, इधर 2 मानेंगे, इससे क्या हो गई ये 3 गुनी हो गया और दूसरी से 2 गुनी हो गई। तो यानी कि बिल्कुल ये आपका अनुपात क्या बैठ गया, सही बैठ गया। अब यहाँ पर बोला गया कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है, तो तीनों संख्याओं का पहले योग यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 2 11 यूनिट। औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर से, क्योंकि औसत चाहिए तीनों संख्या का, तो 3 से भाग कर देंगे, यानी इनका औसत कितना दिया गया 880 दिया गया तीनों संख्या का। हल करेंगे यहाँ पर से क्या आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग फिर छोटी संख्या निकाल लेंगे उससे। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 80 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ गया 8 या 24, यानी कि 240 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका यूनिट में सबसे छोटा होगा, यानी कि जिसका यूनिट में सबसे कम मान होगा। तो तीसरी संख्या का यूनिट में सबसे कम मान है, कितना है 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 240 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 480, यानी कि 24 दूनी 48, 480 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और एक तालाब का चक्कर जो है 700 कदमों में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तालाब का क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है टोटल उस तालाब का कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है बोला गया कि जब तालाब पर जो है चलना शुरू करता है, यानी कि एक जो है तालाब कैसा गोलाकार है यानी कि सर्कल नुमाकार है, जब तालाब पर चलना शुरू करता है तो वो जब एक कदम चलेगा तो वो कितना की दूरी तय कर लेता है 44 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेता है। तो वह जो है कितना कदम टोटल चलता है, इसके जो ये दूरी चलेगा वो इस गोला के परिधि पर चलेगा। तो ये जो टोटल कदम कितना चल रहा है यहाँ पर से 700 कदम चल रहा है, और एक कदम की दूरी जो है एक कदम में कितना दूरी तय कर लेता है 44 सेंटीमीटर। तो ये जो कदम चलेगा वो किस पर चलेगा, इसकी परिधि पर चलेगा, ना कि एरिया पर चलेगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि इस तालाब की कुल परिधि कितनी है। तो परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कदम में से एक कदम की दूरी का गुना कर देंगे। तो ये क्या निकल गया, इस सर्कल यानी कि इस तालाब की कुल परिधि निकल गई। तो यहाँ पर से फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तालाब की त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले जो है परिधि का फार्मूला इसका क्या हो जाता है 2 पाई r होता है। तो फार्मूला पे वैल्यू फार्मूला यहाँ पर बैठाएंगे तो 2
इंटू 22/7 इंटू आर। इधर भी टोटल परिधि है, इधर ही जो है इस गोलाकार का यानी कि इस जो है तालाब का टोटल परिधि है। यहाँ पर से क्या निकल जाएगी, इस तालाब की त्रिज्या निकल जाएगी। तो हल करेंगे, 22 दूनी कितना होता है 44, आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 4900 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन जो आपकी तालाब का जो क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ किस में पूछा जा रहा है, मीटर में पूछा जा रहा है, क्योंकि आंसर आपका मीटर में दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या को पहले ही मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 2 शून्य चला गया, यानी कि आपकी त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पर से 49 मीटर आ गई। तो अब हमें त्रिज्या पता चल गई, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला मेंसुरेशन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी आई है हमारी, तो 49 आई है। तो 49 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 7 49 चला गया। 49 इंटू 22 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49 दूनी 98, यानी कि 8 9, 49 दूनी 98, 98 और 9 आपका कितना हो जाएगा 107। 107 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 7 56, 5 7 7 49 और 5 आपका कितना हो जाएगा 54, 54 5 7, यानी कि 7546 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस तालाब का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ पर जो है बाकी इधर का पहले हल कर लेते हो तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 84 से 12 यानी कि 84 को जो है 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इतना हल करने पर कितना आ गया 7। इधर जो है कितना बचा, इतना जो है हल करने पर 7 बचा था, यानी कि ये क्या है नीचे में माइनस है, तो +7 -7 कट जाएगा। अब क्या बचा, अब सिर्फ आपका बचा इतना जो है ये आपका मिडिल ब्रैकेट तक का पूरा हल करने पर 0 आ गया। तो कितना बच गया 245 - 135 बच गया। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 110, यानी कि 110 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग और उनके बीच का अंतर से 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक तरीके से x + y जो है x - y के से कितना है 5 गुना, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है ये तो कितना है 5 यूनिट है। तो यहाँ पर से बड़ी संख्या यूनिट, ये 5 यूनिट मान लेते हैं, इसे 1 यूनिट। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग का आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा x का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 5 1 6 यूनिट का आधा कितना हो जाएगा 3 यूनिट। y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का अंतर का आधा कर देंगे तो 5 यूनिट में से 1 यूनिट गया तो कितना बचेगा 4 यूनिट। 4 यूनिट का आधा कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो x का वैल्यू 3 यूनिट, y का वैल्यू 2 यूनिट। और उनमें से बोला गया कि छोटी संख्या कितनी है 24 है। तो छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर दिख रही है, एक 3 यूनिट है एक 2 यूनिट है। तो छोटी संख्या जिसका यूनिट कम है वो छोटी संख्या है, तो 2 यूनिट ये छोटी संख्या। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 24 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा 12। हमें क्या चाहिए बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या कितनी है 3 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फर्म में जो है पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हस्तांतरण से पहले, यानी कि पुरुषों को किसी अन्य जगह भेजने से पहले पुरुष अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेते कि पुरुषों की संख्या जो है शुरुआत में कितनी थी 4x थी और महिला की कितनी थी 7x थी। उनमें से बोला गया कि 50 पुरुष को और 100 महिलाओं को अन्य फर्म में भेज दिया गया, तो उनका अनुपात 7:12 हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते कि 4x पहले जो है पुरुष थे, उनमें से क्या हुआ 50 पुरुष किसी अन्य फर्म में भेज दिए गए, और पहले जो है महिलाओं की संख्या जो है 7x थी और उनमें से 100 महिलाओं को जो अनफर्म में भेज दिया गया, और बाद में जो है उनका अनुपात कितना बदल गया, यानी कि 7/12 आपका हो गया, मैन और वोमेन की संख्या हो गई। हल करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकाल के हम लोग क्या निकाल लेंगे, पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे पहली की। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 12 × 4 = 48, 7 × 7 = 49, यानी कि x
बराबर आपका 12 25 60 600 700 यानी कि उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया वैल्यू 100 आ गया। तो यहाँ पर से आपकी क्या निकल जाएगी, अब पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। तो पुरुष की संख्या पहले कितनी थी 4x थी, कितनी थी 4x। तो अगर यक्स का वैल्यू यहाँ पर से 100 आया है तो 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि पहले जो है पुरुषों की संख्या 400 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनिल कुमार ने जो है ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए जो है साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपये अदा किए तो ब्याज दर क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल दिया गया है और ये आपका क्या दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया और आपसे बोला गया है कि रेट और जो टाइम है वो क्या है, आपस में इक्वल यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर जो आपको कुछ नहीं करना है, परट वाले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 क्या चीज़ आपका प्राप्त हो जाएगा हल करने पर, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है 24,000 दिया गया है। और रेट को क्या कर देंगे, आर से डिनोट कर देंगे। और टाइम, अगर टाइम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक तो यहाँ पर रेट चाहिए और यहाँ पर बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि रेट जो है समय के बराबर है, यानी कि टी को आर से डिनोट कर सकते हैं। बटा नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया गया है 19,440 रुपया दिया गया। हल करेंगे यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया। 24 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 24 पहले 8 यानी कि 8 बार में जाएगा। फिर आपका 192 यानी कि 1 बार में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 81 आ गया। तो आर बराबर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट, तो अंडर रूट 81 किसका वैल्यू होता है 9 का, यानी कि रेट आपका कितना आ गया 9%। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब पूर्णांक यम को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 7 यम को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि यम जो है 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर संख्या मान सकते हैं कि 8 और इसमें क्या करेंगे शेषफल को जोड़ देंगे, यानी कि जो आपका भाजक है, जो आपका भाजक है उसको क्या करेंगे शेषफल से अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यम का वैल्यू आ जाएगा। तो यम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 8 5 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 को जब 8 से भाग करेंगे तो कितना आता है शेषफल 5 आएगा, यानी कि यम का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 13। कुछ नहीं करना, 8 को 5 से जोड़ देना, यानी कि भाजक को शेषफल से जोड़ देना है, डिविजर को रिमाइंडर से जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है यम का वैल्यू आ गया। तो क्या पूछा जा रहा है कि 7 यम को जब 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। तो अगर यम का वैल्यू 13 है तो 7 यम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1391। अब देखना है कि 91 को 8 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। तो कितना बचा 8 11 यानी कि 8 3, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाता है 91 को 8 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन जो है काटे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो घनाभ के जो है, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। मैं पहले वाले वीडियो में भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ जो होती है, यानी कि कोई भी जो वस्तु होती है किसी अन्य आकार में उसे परिवर्तित किया जाता है तो उसके हमेशा जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर जो है उसे परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर से जो है घनाभ का आयतन का ये फार्मूला होता है। और घन के जो है घन में काटा जाएगा तो घन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, भुजा का क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पर जो है बराबर करेंगे और मान लेंगे कि यक्स जो है टोटल घन काटे जा सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 27 इंटू 18 इंटू 21, ये क्या हो जाएगा आपके टोटल घनाभ का आयतन, बराबर किसके होगा, घन के आयतन के यक्स जो है टोटल घन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 जो है सेंटीमीटर क्या दी गई है, घन के भुजा की लंबाई दी गई है। तो उसका जो है टोटल आपका यहाँ पर से जो है आयतन कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3।
अब मान लेते कि यक्ष जो है टोटल इतने घन बनाए जा सकते, तो हल करेंगे। यहाँ पर से आपका 3 नंबर 27, 3 तिया 9 चला गया, तो यक्ष बराबर यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 18, 8, 18 दूनी 36, 36 है कितना हो जाएगा 37, यानी कि 300, इस घनाभ से 378 घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि दो मीनार है, एक मीनार की लंबाई कितनी दी गई है 130 मीटर, और इसका जो है अवनमन कोण जो है कितना डिग्री का बना रहा है, एक तरीके से 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री 30 डिग्री बना रहा है। और इन दोनों के मीनार के बीच की दूरी जो है कितनी है, क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। इस तरीके से आपका ये फिगर बन गया। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या, ये जो है ये छोटा वाला जो मीनार है उसकी लंबाई हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 30 डिग्री के सामने वाला कितना बनता है, 1 यूनिट होता है वैल्यू। इसके साइड की भुजा की लंबाई होती है 1 यूनिट, और ये आपका क्या हो जाता है √3 यूनिट। और ये अगर 40√3 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका रूट यानी कि 40√3 मीटर होगा। इसकी जो लंबाई होगी ये भी 40√3 मीटर ही होगी। तो इतने यूनिट का जो है वैल्यू कितना है 40√3, तो √3 चला गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया 40। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतने का वैल्यू चाहिए। इतने का जो है वैल्यू कितना दिया गया 130 मीटर, तो इतने, और यहाँ पर से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 40 मीटर आ गया। तो अगर 130 में से 40 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, छोटे वाले मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। तो 130 में से 40 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 90 मीटर बचेगा, यानी कि छोटे वाले मीनार की ऊंचाई कितनी है 90 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि ABC ट्रायंगल में जो है एंगल A 90 डिग्री है, AB और AC का मान दिया गया है, और बोला गया कि AD जो है BC से लंबवत है, तो AD का किसके बराबर है, यानी कि AD का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो है फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है क्या है, A पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये जो आपका A है तो इसे B मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं C मान लेते हैं। और AD जो है क्या बोला गया कि BC पर क्या है लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है। फिर दिया गया कि AB जो है कितना है 6 है, AC कितना है 8 है, तो आपका BC कितना आ जाएगा, ये अगर 8 है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। AD निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AD निकालने का जब जो है इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये जो है जब इस पर लंब डाले, जब इस पर लंब डाले, आपको ध्यान रखना है जब इस पर जो है लंब डाले तब ये फार्मूला आपका बैठता है कि AD निकालने का फार्मूला हो जाता है AC × AB बटा BC हो जाएगा। तो हल करेंगे फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो AC कितना है 8, AB कितना है 6, BC आपका कितना आ गया 10। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 48 बटा 10, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर आपकी AD की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या करेंगे हल करेंगे। 1225 जो है किसका स्क्वायर होता है, 1225 आपका 35 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 35 बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या बच जाएगा, अंडर रूट का भी अंडर रूट क्या बच जाएगा 32 भागा यक्स बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा। बराबर कितना है 70, 35 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि ये आपका क्या है एक तरीके से 32 भागा यक्स को 32 बटा यक्स लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है डबल अंडर रूट है, तो ये आपका क्या है एक तरीके से पावर 1/4 है। बराबर कितना है 2 है, तो 32 बटा यक्स आपका उधर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16। इधर अगर पावर 1/4 है तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी कि पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 पे पावर 4 तो 16, 16 से काटेंगे 32 को तो 2 बार में चला जाएगा। तो यक्स बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में जो है क्रमशः 10% 8% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में
वृद्धि या फिर कमी क्या होगी। तो जब आपका सक्सेसिव जो है वृद्धि किया जाता है, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीजमेंट किया जाता है, तब आपका जो है एक तरीके से फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। ये फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए 10% है, बी 8% है, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18% प्लस ए 10 बी कितना है 8 बटा नीचे कितना हो जाएगा 100, एक शून्य चला गया, तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 18 प्लस 0.8%, यानी कि 18.8% की क्या होगी वृद्धि, यानी कि इंक्रीज होगी, ये आपकी इंक्रीज होगी। तो 18.8%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एंगल सी पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ए सी का वैल्यू दिया गया, आपसे ए बी का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ए बी सी एक त्रिभुज है, कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट यानी कि आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर जो है एंगल सी पर जो है क्या 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा बी। ए सी जो है कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए साइड और ये साइड बराबर है, तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये दोनों अगर 8 है तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर होगा। आपको करना कुछ नहीं है, ये अगर दोनों है तो √2 इंटू बराबर भुजाओं की लंबाई हो जाती है। जब इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और आपसे इस तरीके से हाइपोटेनस पूछेगा, तो √2 इंटू बराबर जो भुजा होती है उसकी साइड का गुणज हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई। या फिर आपको अगर इस तरीके से फार्मूला नहीं याद रखना है तो हाइपोटेनस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं। अठी अठी कितना हो जाएगा 64, अठी अठी कितना हो जाएगा 64, 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128, बाहर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा 8√2, यहाँ पर से भी आप निकाल सकते हैं। तो या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट या फिर हाइपोटेनस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी आपको तरीका बेहतर लगे उस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा सभी स्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया कि ए प्लस बी का मान 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पुटिंग वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि पुटिंग वैल्यू जो है आप इससे पुटिंग वैल्यू लगाने से आपकी समय की बचत होती है अलजेब्रा में। तो पुटिंग वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर आपका ए का क्या वैल्यू पुट करे, ए और बी का, कि उसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने पर 68 आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पर आपका 7 7 49, 7 तो नहीं 8, हाँ आपका 8, अगर ए अगर 8 मान ले, बी अगर 2 मान ले, तो कितना हो जाता है 8 और 2 10 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और बी का यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, तो 64 और 4 कितना हो जाता है 68 हो जाता है। तो उसी तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ए अगर 8 है तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64 8 512। बी अगर 2 है तो बी का क्यूब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 512 और 8 आपका कितना हो जाएगा 520 होगा। तो ये आपका पुटिंग वैल्यू से आप समय की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग। पहले क्या है 12.25 है, प्लस है आपका फिर 8 7 56 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 7 49, 49 में से 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 40, बटा नीचे आपका कितना हो जाएगा 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 10.25 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 25 125 10 25 50, यानी कि 51.25 होगा। कितना होगा 51.25 प्लस नीचे और आपका क्या है 10/9 है, अंदर जो है इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 5 35, 35 में से 8 जाएगा, 7 5 35, 35 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 27, यानी कि 10/9 इंटू आपका कितना हो जाएगा 27/10 माइनस 2, तो 10 से 10 चला गया, 9 आपका कितना हो जाएगा 27, ऊपर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40 अब 12, यानी कि 52.25, और नीचे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 है तो कितना बचता है 1 बचता है, यानी कि 51.25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.25 होएगा, यानी कि दोनों बराबर है, कट जाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है 2 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो 1762 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है दिया गया है कि जब उसे जो है एनुअली इंटरेस्ट लगता है, तो कितना लगता है, एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, तब आपका जो है 10% का लगता है। लेकिन अगर अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली जब इंटरेस्ट लगेगा, तो अगर एक साल में 10% ब्याज लगता है तो आधे साल में कितना लगेगा, 5% ब्याज लगेगा। तो हाफ ईयरली जब लगता है तो 5% का ब्याज लगता है। और जब जो है समय बराबर है लेकिन वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक ब्याज लगने लगता है, तब उसे कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है ब्याज के रूप में, 1762 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/10, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका, 1/20 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को एज्यूम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एज्यूम हम लोग यहाँ पर से कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ये 20 है उसका क्या करेंगे, क्योंकि समय जो है यहाँ पर आपका कितना है, समय अर्धवार्षिक कितना बार चलेगा, एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, क्योंकि 6 महीना 2 बार आते हैं, तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक, टोटल कितना समय है, 2 साल है, यानी कि 2 साल में टोटल 4 टर्म आएंगे, यानी कि आपके 4 बार अर्धवार्षिक आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या करेंगे 20 पे पावर 4 करेंगे, क्योंकि ये 4 टर्म चलेगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 16 पे 4 शून्य, यानी कि आपका कितना आ गया, 1,60,000 हम लोगों ने मान लिया प्रिंसिपल। क्या मान लिया, प्रिंसिपल। यहाँ पर से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से जो है यहाँ पर से डायरेक्ट मान सकते कि अगर 16 जो है जिसका गुणज होगा आपका वही आंसर होगा। 16 ये गुणज नहीं है, 16 गुणज नहीं, मतलब कि 1,60,000 जिसका गुणज होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ही आपका है, ये आपका नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर से एजम्पशन से भी आप मान सकते हैं कि आपका आंसर 3 ही आएगा। लेकिन आपका निश्चित नहीं है कि यही आंसर आए, लेकिन अगर आपको समय की बचत करनी है तो आप इस तरीके से मार्क करके चले आएंगे, आपका जो है लगभग हमेशा जो है इस तरीके से आप सही करके चले आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको पूरा बेसिक से भी बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या मान लिया कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 16,000 नहीं, यानी कि 1,60,000 है। तो यहाँ पर से जो है पहले एनुअली का यहाँ पर निकाल लेते कि कितना यूनिट जो है आपका ब्याज लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फुल फ्लेज वीडियो डाला, तो वहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैंने रेशियो का बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर बताया था। अगर आपको रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालने के लिए आता है तो वो वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने वहाँ पर बताया था कि 2 सालों का जो है 2 सालों का जो है रेशियो फॉर्म आपका क्या बनता है, 2:1 बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1,60,000 का क्या करेंगे, 1/10 निकालेंगे। तो 1,60,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका 16,000 होगा। कितना होगा, 16,000। और 16,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32,000 प्लस 1600। तो आपका टोटल यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 32 से 33,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। फिर जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली वाला जो है इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है कितने बार, 4 टर्म चलेंगे। तो 4 टर्म का जो है मैंने वहाँ पर वीडियो में रेशियो आपको बताया था। रेशियो क्या बनता है 4 टर्म का, 4:6 यानी कि 4:6:4:1 का अनुपात बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका प्रिंसिपल माना था यानी कि इस जो 1,60,000 का प्रिंसिपल माना था उसका क्या निकालेंगे, अब 1/20 निकालेंगे। तो 1,60,000 का 1/20 कितना हो जाएगा आपका, 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8,000 होगा। 8,000 का अब क्या करेंगे, 8,000 का भी 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32,000 प्लस 6 चौक 2400 प्लस 20 चौक 80 प्लस 1, सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1 8 4 2 2 4 यानी कि 34,481 यूनिट। ये आपकी क्या आ गई, हाफ ईयरली के हिसाब से ये आपकी ब्याज आ गई। तो यहाँ पर से ये जो है एनुअली ब्याज है और ये जो आपकी हाफ ईयरली ब्याज है।
तो दोनों के जो है यूनिट में अंतर कितना है, तो यूनिट में अंतर आपका हो जाएगा यहाँ पर से एक आपका हो जाएगा 8 फिर आपका 4, तो 8 6 14 यानी कि 881 यूनिट होगी। कितनी होगी? 881 यूनिट। और ये जो अंतर जो है ब्याज के रूप में यानी कि रुपये के रूप में कितना दिया गया है? 1762 दिया गया। तो यहाँ पर से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आपका 2 बार में चला जाएगा, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया? 2 रुपये आ गया। हमें क्या चाहिए? ये 1,60,000 रुपये का वैल्यू यानी कि 1,60,000 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपये है तो 1,60,000 का यूनिट का वैल्यू जो है आपका कितना हो जाएगा? 3,20,000, क्योंकि 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 3 लाख कितना हो जाएगा? 20,000 वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होगा। तो अगर आप इतना जो है बेसिक से बनाएंगे तो इतना आपको करना पड़ेगा, वरना आपको जो है कुछ नहीं करना था। मैंने जैसे बताया था यहाँ पर जो है प्रिंसिपल यानी कि 16,000 मान 1,60,000 माना था। 1,60,000 जिसका गुणज होता वही आपका आंसर होता। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आंसर था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। अगर आपको पूरा बेसिक से बनाना है तो इसी तरीके से आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं, वरना और भी तरीके होते हैं लेकिन वो काफ़ी लेंदी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं पर इस तरह जो है मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको जो है 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे लागत जो है उसे 500 रुपये प्रति, यानी कि लागत मूल्य दिया गया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो सीपी से मार्क्ड प्राइस का रेशियो निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या हो जाता है? 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे? फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो में वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, क्योंकि डिस्काउंट कितना दिया गया? 20%। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 बटा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108%। काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा आपका? 18। तो यहाँ पर आपका 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8 20, 4 दूनी 8 4 7 28 यानी कि 27 बार में चला गया। तो इस 20 यूनिट का वैल्यू कितना है? क्रय मूल्य 500 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 25। हमें मार्केट प्राइस चाहिए तो क्या करेंगे? 27 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 7 175 5 7, 25 दूनी 50 और 60 67, यानी कि 675 रुपये क्या आ गए? उस वस्तु का अंकित मूल्य आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 500 से छोटी हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। यानी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य है और 500 से छोटी होनी चाहिए लेकिन वो सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। 500 से छोटी लेकिन वह जो है 500 से सबसे निकट होनी चाहिए, जो कि 6, 14 और 28 से विभाज्य हो। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, ये तो आपका हो जाएगा बेसिक तरीका। एलसीएम लेने का पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको बाई ऑप्शन भी बता दूंगा कि किस तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से? तो एलसीएम सबसे पहले बड़ी संख्या 28, 14 तो इसमें कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया यानी कि 3। तो एलसीएम में आपकी क्या आ गई? इन तीनों संख्याओं की 84 आ गई। कितनी आ गई? 84। अब 84 के मान लेते, यानी कि यहाँ पर हमें जो है के का वैल्यू खुद से एज्यूम करना होगा। तो के का वैल्यू खुद क्या रखे कि वह 500 के निकट रहे, यानी कि 500 के निकट हमें चाहिए के का वैल्यू क्या पुट करे। तो के का वैल्यू 8 25 40, 8 6 48, यानी कि अगर के का वैल्यू 5 पुट करते हैं, के का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या होगा? वह 500 के सबसे निकट होगा। तो कितना आपका हो जाएगा? 5 चौक 20, हाथ में 2, 8 25 40, 2 42, यानी कि ये जो है क्या है? 500 के सबसे निकट है, जो कि इन तीनों संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। अगर 6 से गुना करते तो ये आपका 500 से ऊपर संख्या हो जाती है। तो हमें 500 से छोटी चाहिए और 500 से नज़दीक भी चाहिए। तो यही आपकी सही आंसर होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक से बनाने का तरीका। बाई ऑप्शन अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं से विभाजित करके देखेंगे। जो भी संख्या यानी कि जो भी संख्या इन तीनों संख्या से विभाजित होगी वही आपका आंसर होगा। तो विभाजित जो है करने का भी एक नियम होता है।
जैसे 6 का जो है विभाजित करने का नियम क्या होता है, वह संख्या 3 और 2 से दोनों से कटनी चाहिए। तो 2 से तो सभी संख्याएं कट रही है, 3 से क्या ये कट रही है, तो 4 और 2 6 कट रही है, 4 4 8, क्योंकि इसका डिजिटल सम जो है कितना आ रहा, 8। 8 जो है क्या 3 से कटता नहीं कटता, यानी कि पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 6 4 10, 10 और 1 कितना हो जाता है 1, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1। 1 क्या 3 से कटता नहीं कटता, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका कितना 8 4 12, 12 1 यानी कि 3, 3 आपका क्या हो जाता है 3 आपका, ये आपका 3 से कट रहा है। तो 3 से कट रहा है यानी कि ये जो है ये संख्या 3 से कट सकती है। तो अब जो है बाकी और चेक कर लेंगे, इसे जो है 7 से चेक कर लेते हैं। 14 यानी कि 448 का 7 से कटेगी, तो ये 7 से नहीं कटेगी, यानी कि आपका एक ऑप्शन मात्र बचता है, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं या फिर बेसिक भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या कितनी है। तो वह संख्या को जो है अनुमान लगाने के लिए पहले हम लोग मान लेते हैं ये जो बेस है उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं और उस दोनों वह संख्या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 4 का 20। हम लोगों ने मान लिया कि वह संख्या कितनी है, 20 यूनिट है। कितनी है, 20 यूनिट है। 20 यूनिट का कितना 4/5, तो 20 यूनिट का 4/5 कितना हो जाएगा आपका, 5 चौक 20, 4 चौक 16 यूनिट हो जाएगा। और 20 यूनिट का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 5 5 3 15 यूनिट हो जाएगा। और दोनों का जो है अंतर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का अंतर यहाँ पर संख्या में कितनी दी गई है, 12। तो अगर 1 यूनिट का 12 है तो संख्या कितनी थी, 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 240 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।